थ्योरी ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट सीरीज़ को फिर से शुरू करेंगे। ठीक है। और आर्टिकल 127 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस की बात करता है। इफ़ एट एनी टाइम, एक सेकेंड, इफ़ एट एनी टाइम देयर शुड बी if at any time there should be not a quorum of the judges, supreme court available to hold or continue any session of the court। सपोज करिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोरम ऑफ जजेस जो हैं अवेलेबल नहीं है, हो सकता है किसी भी सेशन कोर्ट के सेशन को अटेंड करने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे हेयर मीन्स के डिस्क्रिशन with the previous consent of president and after consultation with the chief justice of high court, concerned request in writing the attendance at the sittings of the court as an ad hoc judge for such period as may be necessary for the judge of the high court duly qualified appointment as a judge of supreme court to be designated by the chief justice of india। तो प्रीवियस कंसेंट ले सकता है प्रेसिडेंट से आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। किससे कंसल्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। और उनको रिक्वेस्ट इन राइटिंग द अटेंडेंस ऑफ सिटिंग्स ऑफ द कोर्ट एज एन एडहॉक जजेस। तो आपने सुना होगा कि एडहॉक जजेस मतलब जो होते हैं टेम्परेरी पीरियड के होते हैं, अभी उनको परमानेंट होने में थोड़ा टाइम है। फॉर सच पीरियड में भी न जज ऑफ हाई कोर्ट ड्यूली, और ऐसा जज एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट का बनेगा जो कि ड्यूली क्वालिफाइड हो अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है कि कुछ जज जो है एडहॉक जज बनाए जाते हैं जब कोरम ऑफ जजेस को पूरा करने के लिए। तो वो जो जज बनाया जाएगा वो किसके कंसल्टेशन से बनाया जाएगा? ये कंसल्टेशन बनाया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किससे कंसल्ट ले सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से और प्रेसिडेंट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्लॉज कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द जज हु हैज़ बीन सो डेजिग्नेटेड in priority to other duties of his office to attend the sittings of the Supreme Court at the time and the period for which his attendance is required, and while so attending he shall have all the jurisdiction, power, privileges, shall discharge the duties of the judge of Supreme Court। तो ये जो है ड्यूटी की जो जज अपॉइंट होगा उसकी ड्यूटी क्या होगी? हु हैज़ बीन सो बी डेजिग्नेटेड, जो एक बार डेजिग्नेट हो गया एडहॉक जज, इन प्योरिटी टू अदर ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस टू अटेंड द सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सिटिंग्स को अटेंड करेगा फॉर द पीरियड ऑफ विच हिज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे जितने पीरियड के लिए उसकी अटेंडेंस जो रिक्वायर्ड है। एंड वाइल सो अटेंडिंग ही शैल हैव ऑल द जुरिडिक्शन एंड पावर प्रिविलेजेस शैल डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम। अब यहाँ पे क्या है कि एडहॉक जजेस के ड्यूटीज़ ऑफ पावर के बारे में बताया गया है। अब ऐसा नहीं है कि किसी को टेम्परेरी पीरियड पे अपॉइंट कर लिया, सरकारी नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट में जैसे रखे जाते हैं तो उनको कुछ समझे ही ना, ऐसा नहीं। अगर एडहॉक जज आ गया तो उसको भी हम सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह उसके पास पावर होगी, और सिटिंग वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लेगा जो वहाँ पे वैकेंसी हो या वैकेंट होगी जो सीट, वहाँ पे एज एडहॉक जज बैठा जाएगा। उसके जो भी पावर्स फंक्शन होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगे। अब क्या है, नॉट सेक्शन आर्टिकल 128 क्या कहता है? 128, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर। अब नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है किसी भी बात के हुए बिना, ये कुछ बातें प्रिवेल कर रही है लेकिन उसके बिना भी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट request any person who has held the office of judge of supreme court or the federal court who has held the office of judge of high court is duly qualified appointed as a judge of supreme court to sit at as a judge of supreme court acting and entitled such allowance president में determined। तो क्या है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होंगे इस बारे में बात किया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कॉलेजियम सिस्टम चलता है, तो इसी को तरीके से कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं।
चीफ प्रीवियस कंसेंट लेता है चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट का और रिक्वेस्ट करता है यू हैज़ हेल्ड ऑफिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर द फेडरल हु हैज़ बीन हेल्ड ऑफिस ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ, तो यहाँ पे क्या है कि रिक्वेस्ट करता है एनी पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ऑफ द फेडरल हु हैज़ हेल्ड ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू सिट एक्ट एज अ जज ऑफ एवरी पर्सन सो रिक्वेस्टेड वाइल सो एक्टिंग इन टाइटल से, जो भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, ठीक है, जो अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस, कभी कभी क्या होता है कि ये पावर दी गई है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा जज है जो बहुत ही इमिनेंट जज रहा हो, जैसे कि एच आर खन्ना टाइप, वी आर कृष्ण अय्यर टाइप, ऑनरेबल सर जो वी आर कृष्ण थे, तो उन रिटायर्ड जजेस को भी हम सुप्रीम कोर्ट में जज फिर से बना सकते हैं, मतलब उनका जो एक तरीके से उनकी सेवा को दोबारा, उनकी सेवा दोबारा ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये किसके कंसेंट, प्रेसिडेंट जो है रिक्वेस्ट करेगा, किससे करेगा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जज किससे रिक्वेस्ट करेगा, प्रेसिडेंट से करेगा। प्रेसिडेंट जो है कि ऐसे पर्सन जो हाई कोर्ट के जज रहे हों या सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों वो सिटिंग को ले सकें और वो सारे अलाउंसेज और डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो है provided nothing in this article shall be deemed to require provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person or process to sit act as judge unless he जब तक वो कंसेंट ना दे दे तब तक उसको आप बैठा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं उसको, उसकी सेवा आप ले सकते हैं, ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। अब आते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड I shall have all the powers of such court including the power to punish contempt itself। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये एक ऐसे कोर्ट हैं जो अपने कंटेम्प्ट को पनिश करने के लिए ये खुद ही अपनी कंटेम्प्ट, अगर उनकी कोई ऑर्डर से कंटेम्प्ट करता है तो ये खुद पनिशमेंट देने के लिए इनके पास पावर होती है, इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं। और कंटेम्प्ट दो तरह का होता है, कंटेम्प्ट होता है सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। तो अब जिस तरीके से आप उसको पनिश कर सकते हैं, कंटेम्प्ट एक्ट भी बनाया गया है और जिसमें कि आपको 6 मंथ्स की मेरे ख्याल से आपको सज़ा हो सकती है, उसमें दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन द दिल्ली आर इन सच अदर प्लेस प्लेसेस चीफ जस्टिस ऑफ में विद द अप्रूवल ऑफ टाइम टू टाइम। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है तो और कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस नहीं बनाए जाते, बेंचेस बनाए जा सकते हैं, बट उसके लिए किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 131, ये सबसे इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू प्रोविज़न का मतलब यहाँ हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के और जितनी जो प्रोविज़न है उनके सब्जेक्ट में, उनके सबऑर्डिनेट में रहेंगे। द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सारे कोर्ट को एक्सक्लूड करते हुए सुप्रीम कोर्ट पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा। जैसे बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन आर मोर स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ है, ठीक है, समझिए महाराष्ट्र वर्सेस महाराष्ट्र गुजरात, ठीक है, गुजरात और या आप मान लीजिए मध्य प्रदेश एक साथ हो गए, इनके डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट आर स्टेट्स ऑन साइड मोर अदर साइड, मान लीजिए जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और गुजरात जो है एक साइड है और वर्सेस जो है मध्य प्रदेश और बोडोलैंड या सॉरी रांची, ये छत्तीसगढ़ एक साइड है। तो ये चीज़ अक्सर तब होती है जबकि पता चला सेंट्रल की गवर्नमेंट जो है वो केंद्र में भी है और कुछ स्टेट्स में, तो वो सारे एक साथ हो गए, और जिसमें अपोजिशन पार्टी के गवर्नमेंट्स हैं वो सारे एक साथ हो गए। या बिटवीन दो से ज़्यादा स्टेट, जो मान लीजिए गुजरात वर्सेस उत्तर प्रदेश, जैसे अभी मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में फ़ाइट हुआ था, तो वो दोनों लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे। फिर उसके बाद जो है आपका ये जो डिस्प्यूट्स होंगे ये कैसा होगा, डिस्प्यूट्स में इफ़ एनी सो फार एज डिस्प्यूट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन वेदर लॉ और फैक्ट, तो डिस्प्यूट दो तरह के हो सकते हैं, लॉ पे बेस्ड हो सकता है, फैक्ट इन्वॉल्व हो सकता है। ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट्स
उसके लीगल, उसमें जो फैक्ट और लॉ में जो लीगल राइट का एग्जिस्टेंट है और कहाँ तक लीगल राइट वैलिड है, इस पे भी डिसाइड कर सकता है। तो हमने क्या देखा, स्टेट्स के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक साथ में स्टेट हैं और उसके साथ दो स्टेट हैं। Provided that said jurisdiction shall not extend the disputes arising out of treaty, agreement, covenant, agreement, sanad, instrument which having been entered into executed before the commencement of this continues in operation after such come which provides that jurisdiction shall not extend to। अब ये जुरिडिक्शन कहाँ नहीं एक्सटेंड करेगा? ऐसा है जुरिडिक्शन, मान लीजिए 1947 के पहले जो है कोई सनद, कोई इंगेजमेंट, कोई साइन हुआ है इस संविधान के आने से पहले, और ऑपरेशन में है, और विच प्रूव द जुरिडिक्शन सच कमीशन और विच प्रूव दैट जुरिडिक्शन शैल नॉट, और ये उस कोवेनेंट और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट में लिखा है कि इस टाइप के जो है जुरिडिक्शन नहीं चलेंगे, तो वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1950 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, उससे पहले ये फेडरल कोर्ट हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो उसके पहले की जो सारी चीज़ें हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर एक वीडियो के साथ अपनी नई सीरीज़ के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। और उसको देखिए, बेनिफिट उठाइए, और कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट लेके, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। और बाकी तो हम इस पे अपना जो भी क्वेश्चन वगैरह है उसको लेके आएंगे, और आपकी मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी मेहनत से। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।